हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग एसएससी सीजीएल जो हमारा 2022 में हुआ था, सीजीएल 2022 प्री वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसके इंग्लिश के पेपर जो सेट आए थे 40 सेट्स हुए थे। हर सेट में 25 क्वेश्चन है, जिसमें से एक हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, जिसको हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम सेकंड सेट को सोल्व करने वाले। बेसिकली हर दिन ना, अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो 9 AM से शुरू हुई थी, तो 9 AM वाला हम कर चुके हैं। अब ये सेकंड सेट है। ठीक है, अब सेकंड सेट में जो भी क्वेश्चन आए थे 25 उसको डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले एक बात ध्यान से देखना, आपको ना सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि हम ले लिया सामने और क्वेश्चन देख रहे हैं और आंसर देखते जा रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है, साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करने, क्वेश्चन नंबर डालना है 1 2 3 4 5, और जो भी आपका आंसर है ना वो यहाँ लिखना है। जैसे इसमें ए आया, इसमें सी आया, इसमें डी आया, इसमें ए आया, और फिर करेक्ट आंसर जो मैं बताऊं उसके साथ मैच करना है। ठीक है, और अपने आप को स्कोर देना है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, 4 मार्क्स देने हैं। अगर हमारा सही हुआ तो +4, अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -1। ठीक है, उसके बाद देखना है 25 के हिसाब से हम 100 हो गए। 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 मार्क्स। तो +4 देना है राइट आंसर के लिए, -1 करना है रॉन्ग आंसर के लिए, और उसके बाद देखना है कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, शुरू करें। तो देखो पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जो हमारा ब्लैंक दिया हुआ है ये वाला है ना, इसको भरने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है गेट, दूसरा है मेक, थर्ड है होल्ड, फोर्थ है कैच। अब देखो, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं आए तो मैं जो हमारे ऑप्शन है उनको ओमिट करने का भी आपको तरीका बताता हूँ, भी आप उसमें हटा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है ना राइट आंसर क्या है वो नहीं पता होता, बट हमें पता होता है कि इसमें से रॉन्ग कौन से है ना, कि ये वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा। हमें रॉन्ग पता होता है, राइट नहीं पता होता। तो ये वाला तरीका भी कभी कभी काम कर जाता है। ठीक है, देखो, इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस। अगर आप कुछ करने की कोशिश रोजाना करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस होगी। अब देखो, गेट प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस, होल्ड प्रोग्रेस, कैच प्रोग्रेस। अब ध्यान से अगर देखोगे ना आपसे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, तो इनका मीनिंग जो है ना लगभग सेम होता है। होल्ड एंड कैच का मतलब होता है सेम ही, पकड़ के रखना। ठीक है, तो ये दोनों तो आ नहीं सकते भाई, या तो दोनों आएंगे या तो एक भी नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते एक साथ, तो ये हो गए वो। अब देखो गेट एंड मेक, अगर आपको मीनिंग पता है तो जो मेक प्रोग्रेस होता है ना उसका मतलब होता है लगातार प्रोग्रेस करना, आपकी तरक्की होना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मेक प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से एक ब्लैंक आ गया। द डॉक्टर डायरेक्टेड, डॉक्टर ने डायरेक्ट किया किसको, द नर्स। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट वर्ब का अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये यहाँ पे वर्ब है, और देख रहे हो इसके बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं नर्स। तो ध्यान देखना, कभी कभी क्या होता है इस डायरेक्ट वर्ब के बाद टू लिख दिया होता है, डायरेक्टेड टू नर्स, है ना, तो गलत हो जाता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एन डैश मेडिसिन टू द पेशेंट। जो पेशेंट है उसको दवाई देनी है। अब कैसी दवाई, इंसाइटफुल, पहला है इंसाइटफुल, सेकंड है अल्टरनेटिव, थर्ड है ऑफिशियल, और फोर्थ है इमिनेंट। अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो बहुत आसान है। इंसाइटफुल का मतलब होता है व्यवहारिक, है ना, जो जनरली एक पर्सन के लिए यूज होता है, तो ये पर्सन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे मेडिसिन के लिए तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। अल्टरनेटिव को देख लेंगे, ऑफिशियल, दवाई कोई ऑफिशियल थोड़ी होती है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, एमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा फेमस। ठीक है,
तो फेमस वाली भी नहीं देनी है, कहने का मतलब ऐसी दवाई देनी है जो प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर के द्वारा, या फिर उसकी कोई अल्टरनेट, है ना। जैसे कोई पैरासीटामोल लिख दी, बुखार की दवाई तो पैरासीटामोल लिखी हुई है डॉक्टर ने, और बट वहां पे वो अवेलेबल नहीं है, या नर्स को बोल दिया कि ऐसी ही इसका अल्टरनेट देना है, पैरासीटामोल अगर बुखार का काम करिए तो कोई दूसरी दवाई ऐसी देनी है जो बुखार को कम करे, ठीक है, फीवर को कम करे, तो अल्टरनेट, ठीक है। आंसर हो गया बी, बाकी हो गए गलत। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये जो सेंटेंस है, देखो ध्यान से देखना। अब जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे PQRS होते हैं, है ना, PQRS बोलो या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलो या पैरा जम्बल्ड बोलो, एक ही बात है। इनको ना करने का बहुत आसान तरीका होता है। एक तो होता है हमारे कुछ छोटे छोटे, बाकी मैं इनके लिए वीडियो बनाया हूँ तो आप वो देख लेना। एक वर्ड होता है प्रोनाउन, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये बड़ा काम होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है PQRS में, ठीक है। एडजेक्टिव भी काम होता है, अगर किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव लिखा हो किसी नाउन के लिए और वो नाउन दूसरे सेंटेंस में लिखा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि आसपास ही है ना। प्रेपोजिशन, मान लो कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन से एंड हो रहा है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद जो है ना उसका ऑब्जेक्ट आना है। प्रेपोजिशन के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आना ही आना होता है ना, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऐसे सेंटेंस देखें जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, जो उसका ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि उसका मीनिंग, है ना, सारे एडजस्ट करने के बाद मीनिंग जस्टिफाई होना चाहिए, जो मीनिंग वो कन्वे करना चाह रहा है वो होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, वाइल फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट के दौरान। अब देखो फिजिकल मूवमेंट, इसके बाद हमें चाहिए वर्ब। अगर आप सेंटेंस को PQRS इन सबको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो Q अकेला एक ऐसा है जिसमें क्या है, वर्ब से शुरुआत है, तो Q से शुरुआत तो नहीं है। ये लो, ये दोनों गलत हो गए। अगर आपको मान लेते हैं ये नहीं पता चला, कोई बात नहीं, हम ना सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। देखो, जबकि इतना टाइम लगता है नहीं इसमें। एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल, एक्टिविटीज में नॉट रिक्वायर फिजिकल, क्या, फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आपको यहाँ से भी समझ जाए ना तो भी पढ़ सकते हो। नो नो डोंट रिक्वायर फिजिकल। अब देखो ये है ना एडजेक्टिव आ गया, फिजिकल क्या, तो इसके बाद नाउन लिखनी है। अब देखो इज तो नाउन है नहीं, पार्ट बिल्कुल नाउन है, इसके पहले साथ द आर्टिकल भी लिखा, बट फिजिकल पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना एक्टिविटीज को रिक्वायर नहीं होते। तो कहने का मतलब P के बाद S, P के बाद S देख लो, देखो P के बाद S नहीं है, P के बाद S ये रहा, P के बाद यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी P के बाद आ रहा है, तो ये रहा हमारा आंसर, बाकी सारे गलत। अगर आप ऐसे पकड़ पाए तो भी बड़ी अच्छी बात, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ब से पता चल पाया तो भी बड़ी अच्छी बात। कहने का मतलब जितना शॉर्ट कर सकते हो PQRS को उतना शॉर्ट रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। स्पोर्डिक, इस सेंटेंस में जो ये वर्ड लिखा है ना इसका मीनिंग समझना है। देखो अगर आपको इसका मीनिंग आता है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक मार दें, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं आता तो एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द स्पोर्डिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्विजिलेटर्स, जो इन्विजिलेटर होता है उसके स्पोर्डिक इंस्ट्रक्शन जो है ना डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी, वो क्या है, जो एग्जामिनी का मतलब अगर आप एग्जाम देने जाते हैं ना, एग्जाम हॉल में जो एग्जाम दे रहा होता है उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो एग्जामिनी होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। अब देखो इन्विजिलेटर है, वो कितने इंस्ट्रक्शन देता है, क्या वो लगातार बोलता ही रहता, अगर बोलता रहेगा अभी एग्जाम कैसे दोगे, है ना। तो जो इन्विजिलेटर है ना वो कभी कभी बोलता है जब उसको जरूरत पड़ती है, जैसे शुरुआत में बोल देगा कि हाँ अभी स्टार्ट हो गया, कोई कोई होता है कि जो बीच में बोल देगा कि हाफ टाइम हो गया, है ना, या फिर बीच में कोई साइन करवाने आ जाते हैं, अंगूठा लगवाने आ जाते हैं, ये सब होता है ना। तो कहने का मतलब ये बहुत कम होते हैं, ओकेजनली बोलते हैं, धीरे धीरे बीच बीच में थोड़ा बहुत कम होता है ना। तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं बोलते, रिपीटेटिव भी नहीं बोलते। अभी मैंने बताया कि अगर कॉन्टिन्यूस और रिपीटेटिव जैसे पहला क्वेश्चन था, दोनों का लगभग मीनिंग सेम है, मैं नहीं बोल रहा एग्जैक्ट, लगभग सेम है। रिपीट करना किसी बात को कंटिन्यूस तो हो गया, तो
यही अगर ये होता तो ये भी आंसर होता, तो कहने का मतलब दोनों ही गलत है, ठीक है। और वो क्या करता है, ओकेजनली ही बोलता है, तो ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से आ गया पी क्यू आर एस पैरा जम्बल्ड, इसमें पी क्यू आर एस की जगह एबीसीडी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पढ़ लेते हैं। अब पहले क्या था, सेंटेंस के 4 पार्ट कर रखे थे, अब इन्होंने क्या कर रखा है, पैराग्राफ के। देखो पैराग्राफ है, उसके 4 पार्ट कर रखे हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, ए पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू ए हाउस। एक पैंथर जो था ना, रिपोर्ट ऐसा किया गया कि वो एक घर में घुस गया, सेंध मार लिया, ब्रोकन इनटू, ठीक है। तो कब, यस्टरडे, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन की तलाश में, और शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह की तलाश में, ठीक है। द विलेजर, अब देखो शुरुआत में ये सेंटेंस आ सकता है, अब यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मतलब प्रोनाउन लिखा हो कोई, तो जो किसी नाउन के लिए यूज हुआ तो बाद में आता हो, तो ये शुरुआत में आ सकता है, ठीक है। और ए शुरुआत में दे भी रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। बी को पढ़ लेते हैं। द विलेजर्स हेयर्ड हिज क्राइज, अब देखो जैसे आपने देखा हिज क्राइज, तो इसका मतलब किसकी क्राई, उसकी, हिज लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैंने अभी बताया कि हिज एक प्रोनाउन है, ही का पजेसिव केस का डिटर्मिनर है वैसे तो, बट ये प्रोनाउन का पार्ट है। तो जब ये प्रोनाउन का पार्ट है, पजेसिव केस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिज यूज हुआ है वो किसी पर्सन के लिए यूज हुआ होगा, ही के लिए, ही का केस है ना, तो ही के लिए यूज हुआ, तो वो ही है कहाँ, वो तो मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो ये शुरुआत में नहीं आ सकता। अगर देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो बी शुरुआत में नहीं है, ठीक है। थर्ड देखो, इट सीक्रेटली, अब इट फिर से आ गया, जैसे इट देखा अब शुरुआत में ये भी नहीं आए, क्यों भाई, इट किसके लिए यूज होता है, या तो नॉन लिविंग थिंग के लिए, या फिर एनिमल के लिए, ठीक है, या तो एनिमल के लिए, या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए, है ना। तो नॉन लिविंग या एनिमल के लिए यूज हुआ है, तो वो है कहाँ, किसके लिए यूज हुआ है अभी तक, मतलब वो उससे पहले आया होगा ना, सी से पहले, तो सी से शुरुआत होगी नहीं, तो सी से शुरुआत वैसे ऑप्शन में भी है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट एज द पैंथर वॉज अबाउट टू लीप ऑन हिम, अब फिर से हिम आ गया, है ना। तो जैसे ही पैंथर ना उसके ऊपर लीप मतलब छलांग मारने वाला था, अब ये हिम किसके लिए यूज हुआ है, किस पर्सन के लिए, उसका जिक्र कहाँ है, तो ये भी शुरुआत में नहीं आएगा, तो शुरुआत में ये भी नहीं आएगा, कहने का मतलब शुरू होगा सेंटेंस ए से ही। अब ए के बाद सी आएगा या ए के बाद बी आएगा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो ए पढ़ लिया, द विलेजर्स हेयर्ड हिज क्राइज, तो ए के बाद बी तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हिज क्राई पहले किसी पर्सन को डिनोट किया गया होगा, उसकी क्राई सुनी होगी, तो बी आएगा नहीं, ए के बाद बी ये नहीं आएगा, ए के बाद सी, पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारा आंसर। बाकी अगर आप देखना चाहो तो ए पेंथर रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इन टू ए हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, तो पेंथर घुसा था, उसके बाद पेंथर के लिए देखो सी में यूज कर लिया इट सीक्रेटली, अब देखो ये पेंथर के लिए इट यूज हुआ है, और ये हमारा सही आंसर हो गया ए, ठीक है। Select the option that can be used as one word substitution, मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब एक पूरा सेंटेंस लिख दिया, उस सेंटेंस का मीनिंग जो है ना वो अकेला एक वर्ड कन्वे कर दे, ऐसा बताना, ठीक है। तो देखो, ए पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांट सर्जिकली, भाई किसी टिश्यू को या प्लांट को सर्जिकली दूसरे में ट्रांसप्लांट करना, इस प्रोसेस को वन वर्ड में क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है ग्राफ्ट, ठीक है। ग्राफ्ट का मतलब होता है सर्जिकली ट्रांसप्लांट करना, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो, ऐसा सेंटेंस बताना, ठीक है। अब देखो पहला पढ़ो, मैनी कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटी, मैनी की स्पेलिंग ठीक है, कम्युनिटी की स्पेलिंग ठीक है, COMMUNITIES यही स्पेलिंग होती है। इन द वर्ड कोई स्पेलिंग दिक्कत नहीं, स्टिल फील अभी भी फील करती हैं, दैट देयर वॉइसेज एंड पोजिशन हैज बीन, उनकी आवाज और उनकी जो स्थिति है, पोजिशन है। अब देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, स्पेलिंग इसकी शायद चेक करनी है, अगर आपको नहीं पता चले कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग चेक करनी है, तो आप ना सेंटेंस पढ़ लिया करो, इसमें देख रहे हो मैनी कम्युनिटी
इन द वर्ड स्टिल फील दैट देयर वॉइसेज एंड पोजिशन हैज बीन। यहाँ तक ना सारे के सारे सेंटेंसेस में सब वर्ड की स्पेलिंग सेम है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ ना डिसनफ्रेंचाइज, डिसनफ्रेंचाइज का मतलब होता है किसी को कोई पर्टिकुलर अधिकार से वंचित करना, उसके जो राइट्स हैं उनको छीन लेना, ठीक है। तो देखो डिसनफ्रेंचाइज की स्पेलिंग होती है DIS होता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो DYS लिख दिया गलत, और यहाँ पे DISS लिख दिया ये भी गलत, यहाँ पे DYS लिख दिया ये भी गलत। ये रही इसकी स्पेलिंग DIS, डिसन EN, डिसन फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज की मतलब पता होगा आपको FRANCHISE, ठीक है। तो डिसन फ्रेंचाइज की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, बाकी सब में स्पेलिंग गलत है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट फॉर्म बतानी, ये नरेशन का क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है कंप्लीट, है ना। अगर आप चाहें तो उसकी मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। चलो, ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। उसने कहा कि वहां पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब हमें तो क्या करना है, इसका डायरेक्ट बताना है, ठीक है। इनडायरेक्ट बना के लिखा हुआ है। अब देखो अगर आपको इसको पूरा बनाने लगोगे तो मे भी थोड़ा सा टाइम लग जाए, आपको सीधा ऑप्शन पे कूद जाना है। तो आपको देखना है कि मतलब चेंजेस कहाँ पे, यहाँ पे ही सेड ही सेड ही सेड ही सेड, चारों सेंटेंस में सेम है। समथिंग 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 सेम है। अब देखो यहाँ पे वर्ब में चेंज है, हैज लिखा है, इज बीन लिखा है, कुड लिखा है, मे लिखा है। एक बात ध्यान देना, होता क्या है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो हमारे जो टेंसेज होते हैं ना वो चेंज होते हैं, ठीक है। टेंसेज चेंज होते हैं। अब वो टेंसेज चेंज कैसे होते हैं वो डिटेल में तो हमने चैप्टर में समझ रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि जो मॉडल है ना वो मे जो है वो माइट में बदल जाता है, कैन है वो कुड में बदल जाता है, मे माइट में और कैन कुड में, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप माइट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो हमारा डायरेक्ट होगा ना वहाँ उसमें क्या होगा, मे होगा। तो ये लिखा हुआ मे, बाकी सब गलत। ये रहा आंसर, बस इतना सा काम। नेक्स्ट, अब स्पेलिंग जिसकी गलत है वो बताना है। अब देखो पाई, पाई का मतलब होता है टुकड़ा, PIE, कोई स्पेलिंग गलत नहीं है, 3 लेटर लिखे हैं। स्लीक, स्लीक का मतलब होता है चिकना टाइप का, है ना। तो ये भी स्पेलिंग ठीक है। ईच, खुजली सुना होगा आपने, तो ये भी ठीक है, स्पेलिंग ये है, इसकी गलती। पियर्सिंग, पियर्सिंग देखो पियर्सिंग की स्पेलिंग होती है PIER, है ना, CING। इसमें कि इन्होंने क्या किया, आई और ई को इधर उधर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट, select the option that contains grammatical error in underline portion। जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें ग्रामेटिकल एरर कौन से वाले में, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ ईच ऑफ देम न्यू एग्जैक्टली व्हाट पेट हैड इट स्टोन फॉर देम। अब देखो होता क्या है, अगर आपको एक्चुअली हुआ क्या है, जो हमारा 2022 का पेपर हुआ है ना उसमें वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब में क्या है कि ईडियम है, फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे गए। और ये क्वेश्चन भी है ना, ये क्वेश्चन भी बेस्ड है किस पे, फ्रेज पे बेस्ड है, ठीक है। एक फ्रेज होती है, फेट हैड इन स्टोर, ठीक है। ये फ्रेज होती है फेट हैड इन स्टोर। इनका इसका मतलब होता है, आपने बहुत बार रोजाना ही सुनते होंगे कि किस्मत का लिखा हुआ कभी बदलता नहीं है, है ना। इसका मतलब वही होता है जो भाग्य में है ना वो आपको मिलेगा।
अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो यहाँ पे इन की जगह इन्होंने इट लिख दिया, यहाँ पे आना चाहिए था इन, ठीक है। तो देखो जहां पर भी ये वाला इट अंडरलाइन है ना, उसको गलत मान लेंगे। देखो एग्जैक्टली व्हाट फिट, तो ये रहा हमारा आंसर, इसमें एरर है, ठीक है। तो ये फ्रेज पे बेस्ड था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम इन विल और वो। अब ये ईडियम आ गया, मैंने बताया ना आपको वोकेब बहुत ज्यादा आई है, और आरसी का भी बहुत पोर्शन आया है। जैसे जनरली क्या होता था कि पहले एसएससी जब प्री का एग्जाम लेता था तो उसमें जो PQRS है ना, वो एक ही देता था, इस बार दो दे रखे हैं। एंटोनिम सिनोनिम भी बहुत दे रखे हैं, तो आरसी और वोकेब बहुत ज्यादा आई हुई है, ठीक है। इन वूल एंड वो, इसका मतलब होता है जब आपका लाइफ का अच्छा टाइम चल रहा हो और बुरा टाइम चल रहा हो, दोनों, ठीक है। मतलब खुशी और दुख दोनों में, है ना। अब देखो ऑप्शन, इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स, तो ये तो हैप्पीनेस और गुड टाइम दोनों तो सेम सेम हो गया। इन सैड एंड ग्लूमी डेज, सैड एंड ग्लूमी, सैड का मतलब भी दुखी होता है, ग्लूमी का मतलब भी दुखी होता है, तो ये भी गलत हो। कहने का मतलब हैप्पीनेस यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दे दिए, यहाँ पे दोनों दुखी वाले दे दिए। अब देखो इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब वही होता है हैप्पीनेस, खुशी वाला टाइम, और एडवर्सिटी मतलब जब आपका एडवर्स टाइम चल रहा हो, आपका बेकार समय चल रहा हो, तो ये हो गया हमारा आंसर, सुख और दुख दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ए ग्रीन हॉर्न। एक ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, देखो आप ना इसको याद करने के लिए समझना, जैसे कोई पेड़ है ना, जब जमीन से में उसका सीड डाला जाता है, ऊपर जमीन है, तो जल जैसे तुरंत तुरंत निकला होता है ना हरा हरा, तो इसका मतलब कच्चा कच्चा, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, अभी अभी मार्केट में है, ठीक है, ठीक है। तो स्किल्ड पर्सन नहीं हो गए तो उसको तो बहुत सारा हुआ है, क्लेवर भी नहीं, अनएजुकेटेड भी नहीं, इनएक्सपीरियंस्ड, ऐसा जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हरा हरा ही, अभी ताजा ताजा है, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मीनिंग आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, बड़ा आसान सा। मेरा मन तो कर रहा है घर के लिए छोड़ दूं आपको। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो किसी काम को करने में लायक है, सक्षम है, ठीक है, तो कैपेबल, ठीक है, बड़ा आसान सा। देखो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, इसमें क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। किसका बताना है, अंडरलाइन वर्ड। अब अगर आपको ट्रिवियल लिखा हुआ है अंडरलाइन में, इसका मीनिंग पता है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर दो, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो सेंटेंस पढ़ लो। फेलियर टू कैरी होल टिकट, हॉल टिकट जो का मतलब क्या हुआ, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो है ना एग्जाम हॉल में नहीं ले जाना, फेल हो जाना ले जाने में, ठीक है, इज कंसिडर एज ए ट्रिवियल इश्यू। तो ट्रिवियल का मतलब होता है बचकानी हरकत, तुच्छ इश्यू, मतलब बहुत नॉर्मल सा। अगर आपको इसका मीनिंग पता चल गया कि नॉर्मल सा है, तो इसका अपोजिट पूछा है इसने, क्या पूछा है, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, जो अंडरलाइन सेगमेंट है ना, इसको रिप्लेस कर सके इन चार में से। राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर। अब देखो राजन जो है ना, उसके 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो हैव वर्ब होती है ना, जब इसका मीनिंग होता है पोजेशन, है ना, तब ये आईएनजी फॉर्म में यूज ना कर, ठीक है। हैविंग, हैव का मतलब कभी कभी होता है ईट, है ना, तब इसको आईएनजी में यूज कर सकते हैं, तब इसको आईएनजी में यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग लंच, तो ये सेंटेंस सही है, आई एम हैविंग लंच, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है, हैव को आईएनजी में यूज कर लिया। बट यहाँ पे हैव का मीनिंग क्या है, ईट है, भाई मैं खाना खा रहा हूँ, बट यहाँ पे ना कुछ एक्शन नहीं है, ये एक्शन नहीं बता रहा, यहाँ पे ये एक्शन बता रहा है, भाई खाना खाना एक्शन है ना, बट यहाँ पे क्या एक्शन है, नहीं ये स्टेट है, ठीक है।
ये स्टेट बता रहा है। तो आपने जब पढ़ा होगा वर्ब के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और बाकी मैंने ना वर्ब चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट वर्ब चैप्टर पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जब हैव का मीनिंग हो स्टेट बताना तो उसको आईएनजी में यूज नहीं करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आईएनजी में यूज होता है तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और कंटिन्यूअस टेंस क्या बता रहा है, टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन का मतलब थोड़े टाइम बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। तो इसका मतलब राजन के अभी 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, थोड़े टाइम बाद नहीं रहेंगे, तो ये मीनिंग गलत हो गया। ठीक है, तो इसको लिखो राजन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट, select the option that expresses the given sentence in passive voice। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाना बड़ा आसान सा है, वही एक बार ना पॉज करके आप पैन बनाओ। पैसिव बनाने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो। जनरली ये होता है, हमेशा ये नहीं होता। ठीक है, अब देखो फिर से आपके पास तो 4 ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन है तो ऑप्शन देखो, द क्लोज, द क्लोज, द क्लोज, द क्लोज। सब्जेक्ट तो आपके लिए बना होगा, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे वर्ब देखनी है ना, यहाँ पे वर आएगी, आर आएगी, वाज आएगी, इज आएगी। देखो क्लोथ्स लिखा है, प्लूरल है, तो इज तो आना नहीं है, वाज भी नहीं आना। भाई टेंस हम बाद में देख लेंगे, क्लोथ्स प्लूरल है तो इज और वाज तो नहीं है ना, वर और आर में से आएगा। अब वर और आर में से क्या आएगा वो ये बता देगा, देख रहे हो। वॉशेज, वॉशेज का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव में बदलते हैं तो इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये रहा आर, ये रहा। ठीक है, बाकी वॉइस भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिर से एक पैरा जंबल आ गया, देख रहे हो, तीसरा है ये। ठीक है, एक पैराग्राफ है उसको जंबल कर दिया है, आपको सही ठीक से करना है। एक बार ना आप खुद से ट्राई करो, मैं बहुत सारे करवा चुका है ऐसे। अब देखो दे ऑल्सो वोर, दे लिख दिया शुरू में ही, मैंने क्या बताया, प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन तो भाई शुरू में मत लिखो, ए से शुरुआत है क्या, कहीं नहीं है, ये रही, तो ये गलत हो गया। दे वो ट्राउजर, फिर से दे लिख दिया, कौन दे, ये जो जिस दे की बात हो रही है ना, उस दे का कोई नाउन तो होगा ना, तो बी से भी शुरुआत मत करो, ये लो। दिस प्लेस वॉज, अब देखो दिस प्लेस, कौन सा दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर इट्स, इट्स देख रहे हो, ये तो इट्स चलो इस प्लेस के लिए यूज है, स्किलफुल आर्चर एंड हॉर्समैन। कौन सा प्लेस, ये दिस प्लेस, ये किस जिक्र जिसका किया जा रहा है वो भी नहीं है, मतलब शुरुआत में नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ये रहा आंसर। बस सिर्फ आपको एक से पता चल गया, बाकी आप पढ़ के देख लो। इन द 5th and 4th सेंचुरी, 4th and 5th सेंचुरी में क्या हुआ, सेंचुरी बीसी। ठीक है, टूडेज साउथ यूक्रेन वॉज नोन एज स्कीथिया। ठीक है, अब देख रहे हो दिस प्लेस जो लिखा हुआ है ना, वो टूडेज साउथ यूक्रेन इसके लिए यूज हुआ है, तो इसके बाद आएगा डी के बाद सी, डी के बाद शुरुआत ही वैसे डी से हो रही, तो ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अनाउंस, अनाउंस का मतलब पहले बात तो इसका सिनोनिम ढूंढना है ना, मतलब सिमिलर वर्ड। अनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी को कोई बातें करना, बताना, चिल्ला चिल्ला के कोई बात अनाउंस करके बताना, इसका मतलब एडवर्टाइज करना, ये लो। हाइड का मतलब होता है छुपाना, डिनाउंस इसका ऑपोजिट हो गया, सीक्रेट इसका ऑपोजिट हो गया। हम तो अनाउंस कर रहे हैं भाई, सबको बता, एडवर्टाइज कर रहे हैं, सिनोनिम पूछा है। अब आगे एक सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर का, एक सेंटेंस है उसके 4 पार्ट बना दिए हैं, 1 2, ये 3rd पार्ट है, और वॉज द टाउन लाइब्रेरी ये 4th है। अब चारों को अलग अलग ऑप्शन में लिख दिया और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखो ही यूज टू रिप्लाई, ही यूज टू रिप्लाई लिख दिया, यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं। दैट कंजंक्शन का यूज लिया। द ओनली प्लेस, इकलौता प्लेस फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। अब ध्यान से दे समझना, फॉर जो प्रेपोजिशन है ना, ये पर्पज की होती है। ठीक है, फॉर प्रेपोजिशन यूज की जाती है पर्पज के लिए भी, किस काम के लिए। बट यहाँ पे देख रहे हो वेंट वर्ब का यूज किया गया है ना, मतलब वेंट वर्ब का मतलब जाना, एक्शन। जब भी आपको डेस्टिनेशन बताना होता ना, डेस्टिनेशन या डायरेक्शन,
ठीक है, डेस्टिनेशन या डायरेक्शन। तो ध्यान रखना टू प्रेपोजिशन का यूज कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर प्रेपोजिशन गलत है, ये हमारा आंसर, ये बाकी तीन गलत, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये फिर से एक्टिव बतानी है इसकी, ये पैसिव लिखा हुआ, पहले एक्टिव लिखा हुआ था उसका पैसिव बताना था। द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। अब आपको इसका बनाना है तो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आपके पास चार ऑप्शन है ना, आप ऐसे मत किया करो, सीधा ऑप्शन पे जाओ। देखो द शॉप सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्ब में प्रॉब्लम है। अब मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जो वॉइस है ना, उसमें टेंस से नहीं बदलता, टेंस से नहीं बदलता, नरेशन में टेंस बदलता है। कहने का मतलब एक्टिव और पैसिव होता है ना, उसमें टेंस बदलता है, बाकी टेंस नहीं बदलता वॉइस में। अब देखो वुड लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, विल लिखा है, वुड लिखा है। अब यहाँ पे देखो विल लिखा हुआ था, तो ध्यान रखना मॉडल है तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, विल ही आएगा, या तो ये आंसर होगा ये होगा, ये दोनों तो गलत हो गए। अब विल बी डिलीवर्ड था, और यहाँ देखो विल डिलीवर, विल बी डिलीवरिंग, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। कहने का मतलब जो विल होता है मॉडल, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। और विल बी डिलीवर है, फ्यूचर इंडेफिनेट का है। फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है, जब पैसिव बनाते हैं तो विल और सेल जो मॉडल है उसके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और जब एक्टिव होता है तो विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म रहती है, ठीक है। तो ये आंसर। नेक्स्ट, ये आ गया क्लोज टेस्ट, है ना। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑप्शन है ना, कुछ एक पैसेज लिखा हो, ये क्लोज टेस्ट है, इसमें एक पैसेज लिखा हुआ है और उसमें से बीच बीच में से वर्ड्स गायब कर दिए हैं, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 वर्ड इस पैसेज के गायब कर दिए और वो हमसे पूछ लिए कि बताओ ये क्या है। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली, आजकल का जो बच्चा है, स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला है, विद्यार्थी है, इज एक्सट्रीमली विद टेक्नोलॉजी। अब देखो विद प्रेपोजिशन का यूज किया, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, अब ऑप्शन देखो, हिंड्रेंड, शेवी, ड्रेरी, डिस्कनेक्टेड। अब देखो डिस्कनेक्टेड तो है नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ डिस्कनेक्टेड है क्या, बिल्कुल नहीं है। हिंडेड का मतलब होता है बाधा डालना या रुकावट, बिल्कुल भी नहीं होती भाई, बहुत मौज से मस्ती से ऐसे 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 करके यूज करते हैं। जो पुराने मम्मी पापा हैं उनसे तो बच्चे बहुत तेज हैं, है ना। और ड्रेरी का मतलब होता है सुनसान टाइप का, मतलब निष्क्रिय, ये मान लो आप, जो एक्टिव ना हो, है ना। तो ये भी नहीं है, इसका मतलब होता है सेवी। सेवी का मतलब बहुत सहज, बहुत साध्य है, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है आज की टेक्नोलॉजी यूज करने में, ठीक है। दे डू रीड क्वाइट ए बिट, वो क्वाइट ए बिट मतलब थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, थोड़ा बहुत, क्वाइट ए बिट का मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं सोशल मीडिया की वजह से, अगर वो ना होता तो वो भी ना पढ़ते। वाइल देयर राइटिंग स्किल्स, जबकि उनकी जो लिखने की स्किल्स हैं, मे नॉट बी अप टू द, नोट भी टॉप, जो राइटिंग स्किल है ना उनकी, वो अच्छी नहीं है, ठीक है। दे डू राइट कर्टसी, वो लिखते हैं कर्टसी का मतलब क्या होता है, जब कोई आप के लिए कोई काम करता है उसका नाम मेंशन करते हैं ना, भाई ये काम इसने किया था, उसको बोलते हैं कर्टसी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, जब आप फेसबुक पे फोटो वोटो डालते हैं तो आप लिख देते हैं कर्टसी, जिसने आपकी फोटो क्लिक की होती है, ठीक है। तो इसकी रिस्पेक्ट शो करने के लिए, तो जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, इसके ऑप्शन है 4। देयर, THERE, डेयर, दियर, ये होता है पजेसिव केस का प्रोनाउन, ठीक है, डिटर्मिनर होता है ये पजेसिव केस का, प्रोनाउन से निकलता है, ठीक है।
और दे आर, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। देर का मतलब वहां, ये भी नहीं आएगा। देर, अब देखो सेंटेंस का व्हाइल देयर राइटिंग स्किल्स में नॉट बी टॉप नॉच, दे डू राइट, वो लिखते हैं कर्टसी देयर एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म, देयर THEIR, ठीक है। बड़ा आसान था, ये हो गया यहाँ पे THEIR, ठीक है। नेक्स्ट, however one skill that has been, एक स्किल जो कि अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल, जो स्किल इफेक्ट हुई है वो क्या है, लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, डेली, थ्रो, होलिस्टिकली और थ्रोली, ठीक है। भाई एक स्किल जो है ना उनकी थ्रोली, कंप्लीटली, थ्रोली का मतलब कंप्लीटली, जो इफेक्ट हुई है वो हुई है लिसनिंग की स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा थ्रोली, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो जो आजकल के बच्चे हैं ना वो सुनते नहीं है भाई, वो सिर्फ इंटरनेट का यूज करते हैं, डेटा कंज्यूम करते हैं और वहाँ से जो कंटेंट लिखा होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो उनकी जो लिसनिंग की स्किल है ना वो लगभग कंप्लीटली बर्बाद हो गई, ठीक है। देखा थ्रोली, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर एक्सट्रीमली पुअर, वो बहुत गरीब है। पुअर किस में, पुअर का मतलब वो क्या होता है, लेक ऑफ समथिंग, अगर पैसे की कमी है तो वो मतलब रिच का अपोजिट होगा गरीबी, पैसे वाली गरीबी। अब दे आर एक्सट्रीमली पुअर लिसनर्स, बहुत ही बेकार क्या है, लिसनर है। एक्टिव, पैसिव, तो देखो वो जो ना एक्टिव लिसनर बहुत कम, दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर, बहुत ही बेकार एक्टिव लिसनर, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा हमारा आंसर 25। इफ दिस इश्यू इज नॉट एड्रेस्ड, अगर ये इश्यू एड्रेस नहीं किया गया, व्हाट वी मे बी हेडिंग टू इन द फ्यूचर इज ए ह्यूज चंक ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। अगर इस इश्यू को ठीक नहीं किया गया तो हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है कि ह्यूज चंक ऑफ, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में मिलने वाले हैं विद पुअर स्किल ऑफ लिसनिंग, जो जिनकी जो लिसनिंग की स्किल है ना वो बहुत ही बेकार रहेगी, ठीक है। एंड ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर्स, पैसिव लिसनर्स मतलब सुन के एक्टिव ना हो जो, ठीक है। रिसर्चर से दैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी के लिए जो प्राइम इंग्रेडिएंट है वो क्या है, लिसनिंग, सुनना। एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, देखो एम्पैथी के लिए प्राइम इंग्रेडिएंट है, तो जब एम्पैथी नहीं रहेगी तो कौन खत्म हो जाएंगे, एम्पैथाइजर, ठीक है। तो ये रहा आंसर, ठीक है। ऑल्दो ये तुमको SW देना था घर पर, मैंने बता दिया, बड़ा आसान सा था। तो ये था हमारा आज का पेपर जो कि सेट नंबर 2 था, ठीक है। जो हमारा टीयर 1 एग्जाम हुआ था 2022 में, इसकी डेट थी 1 दिसंबर और ये 11:45 से लेके 12:45 तक, ठीक है। पहला जो पेपर था वो 9 AM से लेके 10 AM तक था। अब जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, खुश रहो, मौज करो। बाय एवरीवन।